तो मैं आज कहानी सुना रहा हूँ हरित क्रांति की, ग्रीन रेवोल्यूशन की। जो मेरी आंखों देखी घटनाएं हैं वो सुना रहा हूँ। मैं गवाह हूँ हरित क्रांति के भारत में घुसने का और इसको आगे बढ़ाए जाने का सरकार के फैसले का। मेरा नाम अनिल सतगोपाल। 1960 में मेरा बीएससी ऑनर्स ख़त्म हुआ बायोलॉजी में। मेरी उम्र 20 साल की थी और मैंने फैसला किया कि मैं एमएससी दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पर जो वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी, जीव शास्त्र यानी जूलॉजी, इसका जो कोर्स था मुझे जम नहीं रहा था। बहुत मुझे पुरातनपंथी लगता था और वो नई ज्ञानों से उसमें प्रेरणा नहीं, नए ज्ञान की प्रेरणा नहीं दिख रही थी मुझे। तो मैंने इसलिए जब पता लगाया तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान शाला में जो एमएससी का कोर्स था, जिसमें स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी बहुत मजबूती से पढ़ाई जाती थी, जीव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, और साथ में जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी पढ़ाई जाती थी। यानी पौधों की थी, पर उसमें आप जानवरों के बारे में भी सीखते हैं, इंसान के बारे में भी सीख जाते हैं। तो मैंने वो इसलिए मैंने तय किया मैं IRA में जाके अपनी एमएससी ख़त्म करूँगा। तो ये वो समय था 1960 का, जब भारत की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। वो थी अनाज की कमी, खाद्य पदार्थों की कमी जो खेती में उगाए जाते हैं। और उसकी जो भी वजह रही हो उसके तो मुझे अभी ज्ञान नहीं है, कि भारी कमी थी। और ये था कि अगर अनाज बाहर से नहीं लाया गया तो देश में अकाल पड़ जाएगा, लोग भूखे मरेंगे। तो भारत की सरकार ने फैसला किया कि हम अनाज का आयात करेंगे, बाहर से लाएंगे, इंपोर्ट करेंगे। लेकिन उस समय विदेशी मुद्रा की बहुत कमी थी। नया आज़ाद हिंदुस्तान बना था। विदेशी मुद्रा अंग्रेज़ सरकार के जाने के साथ ही ख़त्म हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ले गई, फिर अंग्रेज़ सरकार ले गई। तो विदेशी मुद्रा के बगैर आप कैसे गेहूं का आयात करेंगे, इंपोर्ट करेंगे? गेहूं बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका के पास था। अमेरिका में इतना गेहूं पैदा होता था कि उनको समझ में नहीं आता था कि इसका क्या करें। तो जहाज़ भर भर के समुद्र में डुबो दिए जाते थे और अनाज के बोरे बोरे समुद्र में डाल दिए जाते थे, तभी वहाँ पे गेहूं का दाम ठीक रहेगा उनके बाज़ार में। तो फिर अमेरिकी सरकार के साथ जो भी बातचीत हुई उसमें तय हुआ कि हम भारत को गेहूं देंगे, सस्ते दाम पे भी देंगे, और चूँकि आपके पास विदेशी मुद्रा नहीं है, डॉलर नहीं है, इसलिए आप रुपयों में इसका भुगतान कीजिए। और रुपयों का जो भुगतान होगा वो भारत के रिजर्व बैंक में रखा जाएगा, अलग अकाउंट खोल के। उस अकाउंट का में जो रुपया इकट्ठा हो रहा है वो सैकड़ों करोड़ों में इकट्ठा हो रहा है। उस समय सैकड़ों करोड़ बहुत बड़ी चीज़ होती थी, आज के लाखों करोड़ के बराबर है। तो सैकड़ों करोड़ों में जो रुपया इकट्ठा हो रहा है उस पर पूरा नियंत्रण उसके इस्तेमाल करने का अमेरिकी सरकार के हाथ में होगा। और ये इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि इसके लिए अमेरिकी सरकार को एक विशेष कानून बनाने की ज़रूरत थी, जिसके तहत अमेरिकी सरकार को ये इजाज़त होगी कि वो रुपयों में उसका पेमेंट ले, भुगतान ले और उसको जमा कर ले, उसका इस्तेमाल बाद में करे अपनी इच्छा के अनुसार। तो उसके लिए अमेरिकी कांग्रेस में, जो उनकी संसद के बराबर है, अमेरिकी कांग्रेस में एक नया कानून पास हुआ। वहाँ जो कानून है उनको पब्लिक लॉ अंग्रेज़ी में बोला जाता था, यानी सार्वजनिक कानून। तो पब्लिक लॉ मतलब PL उसका सारांश हुआ। तो उसका नंबर पड़ा, उस नंबर पढ़ते थे कानूनों के, तो PL 480 कहलाया, पब्लिक लॉ 480। मेरे ख्याल से उसका नाम अगर 420 होता तो अच्छा होता, तो उसमें 420 ही बहुत थी। उसका नाम पड़ा पब्लिक लॉ 480। इसके तहत रिजर्व बैंक में, भारत के रिजर्व बैंक में अकाउंट खोला गया और रुपयों में भुगतान शुरू हो गया। जहाज़ भर भर के भारत में गेहूँ, अमेरिकी गेहूँ आना लगा। वो वैसे गेहूँ किसी को पसंद नहीं आता था, उसकी रोटी बहुत ख़राब बनती थी, पर जब आप भूखे मर रहे हैं तो ख़राब रोटी ही सही, रोटी तो है। तो वो भारत में उसको राशन के ज़रिए दिया जाने लगा। ये वो पृष्ठभूमि है जिसमें मेरा एमएससी में कोर्स शुरू होता है। जब वो कोर्स शुरू हुआ तो पहले साल तो जैसे पढ़ाया जाता है सब हम लोगों को पढ़ाया जा रहा था, पर दूसरे साल में खबर आई, मतलब सन 61 की बात है, सन 61 में एक खबर आई कि रॉकफेलर फाउंडेशन हमारी पूसा इंस्टीट्यूट में आ रही है और वो एक नया एजेंडा लेके आ रही है। वो एजेंडा था कि वो यहाँ पर आकर वो मैक्सिकन वैरायटी का, यानी मेक्सिको जो देश है अमेरिका के दक्षिण में जो देश है जहाँ पे स्पेनिश भाषा बोली जाती है, बहुत गरीब मुल्क है, पर उनके यहाँ जो गेहूँ उगाया जाता है
वो बौनी किस्म का है। बौना मतलब ड्वार्फ है, बौना है। उसकी ऊंचाई भारत के गेहूं से बहुत कम होती है। वो अगर भारत का गेहूं इतना ऊंचा है तो वो इतने ऊंचे में पूरी बाली बन जाती है उसकी, उसमें गेहूं के दाने आ जाते हैं। तो उसको बौनी किस्म का गेहूं या ड्वार्फ वैरायटी का गेहूं बोला जाता है। तो उसकी जो अनुवांशिकी है, उसके जो जीन है, जिसको हम जीनोम बोलेंगे, सारे जो जीन जिनसे ड्वार्फ वैरायटी का बौनी किस्म का गेहूं बनता है, उसका जो जीन है ड्वार्फ वैरायटी का, वो जीनोम जो है वो भारत के गेहूं में डाला जाएगा। उसके साथ उसको क्रॉस किया जाएगा, उसको क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। तो उसको इधर से उधर ले जाया जाएगा और उसके लिए वो ड्वार्फ वैरायटी का किस्म के जो बीज थे गेहूं के, वो भारत में लाए गए। वो काम सारा अमेरिकी सरकार ने रॉकफेलर फाउंडेशन को, जो एक प्रकार की बड़ी ट्रस्ट थी, बहुत पैसे वाली, बहुत अमीरी रॉकफेलर के धंधे से निकली हुई, जिसने लैटिन अमेरिका, उसका इतिहास है, लैटिन अमेरिका को बहुत लूटा, रॉकफेलर कंपनियों ने बहुत लूटा। जो लूट का पैसा था उसमें टैक्स बचाने के लिए उन्होंने ट्रस्ट में डाल दिया। ये लूट का पैसा था और इतना ताकतवर वो ट्रस्ट बन गई थी। एक ऐसे ही फोर्ड फाउंडेशन भी थी, उसे फोर्ड कंपनी ने बहुत लूटा था। तो रॉकफेलर फाउंडेशन ने भी पूरा लूट बचाई थी, लैटिन अमेरिका को गरीब बना दिया था। वो बहुत पैसा इकट्ठा किया था लूट का, तो उसे वो रॉकफेलर फाउंडेशन खड़ी हुई। तो रॉकफेलर फाउंडेशन को अमेरिकी सरकार ने ठेका दिया था, इस काम को तुम कर दो। ये उनका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप था, उनकी पीपीपी थी। रॉकफेलर फाउंडेशन पूसा इंस्टीट्यूट में आ रही थी अमेरिकी सरकार की तरफ से, और उनको वो यहाँ पर जो बौनी किस्म का मैक्सिकन जीनोम है गेहूं का, वो लेकर आ रहे थे, बीज लेकर आ रहे थे। इसका मतलब बीज ला रहे थे, फिर बीज से गेहूं उगाया जाएगा और भारत के में जो गेहूं की अलग अलग किस्में थी, वैरायटीज थी, उनके साथ उसको क्रॉस ब्रीड किया जाएगा। तो इसके लिए बहुत समझदार जानकार प्रोफेसरों की भी ज़रूरत थी जो जानते हैं इन चीज़ों को। तो हमारे इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, जेनेटिक्स और साइटोजेनेटिक्स, ये दो आनुवंशिकी के दो क्षेत्र हैं। जेनेटिक्स और साइटोजेनेटिक्स के प्रोफेसर थे, हमको भी पढ़ाते थे। तो वो वहाँ पर बड़ी प्रमुख पोजीशन में थे और उनको ये काम भारत सरकार ने सौंपा कि आपके गाइडेंस में रॉकफेलर फाउंडेशन बौनी किस्म के गेहूं का क्रॉस ब्रीडिंग करवाएगी और एक नया ड्वार्फ वैरायटी का गेहूं पैदा करेगी। उस समय हम विद्यार्थियों को नहीं मालूम था इतना कि उससे कैसा बनेगा, क्या बनेगा उसमें से। लेकिन उस काम को करने के लिए पूसा इंस्टीट्यूट ने रॉकफेलर फाउंडेशन को कहा कि आप अगर इसमें कुछ प्रावधान बनाएं तो हमारे जो जेनेटिक्स के विद्यार्थी हैं जो प्लांट ब्रीडिंग सीख रहे हैं वो आपको मदद करेंगे। तो मेरे जो सहपाठी थे, मेरे जो क्लास फेलो थे, जो जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में मेजर कर रहे थे, वो उनका प्रमुख विषय था। मेरा प्रमुख विषय वो नहीं था। मेरा प्रमुख विषय प्लांट फिजियोलॉजी था, जिसके बायोकेमिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स के कोर्सेज अलग जगह चलते थे उसी इंस्टीट्यूट में। मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए बायोकेमिस्ट्री विभाग में जाता था, स्टैटिस्टिक्स सीखने के लिए स्टैटिस्टिक्स विभाग में जाता था। पर ये मेरा विषय प्लांट फिजियोलॉजी था, पौधे कैसे जिंदा रहते हैं, कैसे काम करते हैं, उसकी केमिस्ट्री समझना। पर मेरे सहपाठियों का विषय जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग था, इसी में जिसमें रॉकफेलर फाउंडेशन काम करने वाला था। रॉकफेलर फाउंडेशन ने मेरे सहपाठियों को ये ऑफ़र दिया कि हम तुमको, मुझे वो भूल रहा है पर लगभग वो ऐसा था जैसे उनको महीने में कोई 3,000 रुपये मिल जाएगा या 1,000 रुपये मिल जाएगा, हर 3 महीने में मिल जाएगा। मैं भूल गया हूँ 1,000 रुपये मिला या 3,000 रुपये महीने मिला, अब मुझे याद नहीं है। पर जो भी मिला, चाहे 1,000 था चाहे 3,000 था, वो इतनी बड़ी चीज़ थी उस समय। उस समय तो 200 रुपये के भी मिल जाना बहुत बड़ी चीज़ होती थी, बहुत बड़ी चीज़ थी। तो उनको 1,000 शायद मिला होगा मेरे ख्याल से। तो जो उन्होंने कहा जो तैयार है वो अपना आधा समय पढ़ाई लिखाई में लगाएंगे, वो आधा समय रॉकफेलर फाउंडेशन के साथ काम करेंगे। तो मेरे बहुत सारे सहपाठी खुश हो गए, चले गए, जैसे उनको स्कॉलरशिप मिल गई इस प्रकार की। इसकी जो गड़बड़ थी, इस पूरी जो नया अर्थशास्त्र और नया कृषि का शास्त्र, एग्रीकल्चर की नई साइंस भारत में आ रही थी, इसका जो गणित था वो हम लोग नहीं समझे, ये क्या करने वाली है। मेरे दोस्त लोग भी नहीं समझे। उनको लगा चलो हमको 1,000 रुपये मिल रहा है, 2,000 रुपये मिल रहे हैं, चलो ले लो, थोड़ा कमाई हो जाएगी और उनका पढ़ाई लिखाई मुफ्त हो जाएगी, माँ बाप पे वजन नहीं बनेंगे। तो सबने इसको खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। तो ये शुरुआत हुई 1962 की शुरुआत है, ये जो आपको बता 1961 के बाद की, 61 से लेकर 62 तक की ये बात है। जो गेहूँ उसमें से बना, अगले 2-3 साल में वो गेहूँ बना, वो मैक्सिकन वैरायटी से क्रॉस करके बना था, तो उसकी ऊंचाई कम हो गई, वो ड्रॉप हो गया। बाद में जो हुआ हरित क्रांति के नाम पे, वो अब तो इतिहास का हिस्सा है, वो सब जानते हैं। हाँ, तो वो तो इतिहास का हिस्सा बन गया। वो उससे क्या हुआ वो समझिए। जब नई किस्म का गेहूँ क्रॉस ब्रीडिंग से बना, उस गेहूँ से ये तो ज़रूर है कि वो ऊंचा नहीं है,
तो उसमें एक गुण है कि अगर आप उसमें पानी देंगे, सिंचाई करेंगे तो वो गिरेगा नहीं। जो भारतीय गेहूँ पहले था उसको अगर ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो वो गिर जाता था, उसकी ऊंचाई लंबी थी, ये गिरता नहीं था। तो इसको 7 बारी सिंचाई की ज़रूरत थी पूरा उत्पादन करने के लिए। 7 सिंचाई करना, 7 इरीगेशन करना, 7 बारी कम से कम, 8 भी करने पड़ सकते हैं, 9 भी, पर 7 तो ज़रूर करने पड़ेंगे इस नए गेहूँ में। नंबर 1 बात। नंबर 2, चूँकि ये भारत से तो निकला नहीं था, एक क्रॉस ब्रीड होकर निकला था, इसमें मैक्सिकन जीनोम भी था और भारतीय गेहूं का भी जीनोम था, दोनों मिल गए थे। तो इसमें बड़ी एक खामी थी। जब भारत में उगने वाले कीड़े जो भारत में पैदा होते हैं, वो कीड़े इसके पास आते थे तो इसको वो नुकसान पहुंचा सकते थे। जो शुद्ध भारतीय किस्म का गेहूं था उसमें कीड़े नहीं लगते थे, कीड़े लगते तो वो किस्म का गेहूँ ख़त्म हो गया होता। पिछले हज़ारों सालों में जो गेहूँ बना है उसमें जो कीड़े लगने से ख़त्म होता था वो ख़त्म हो गया था। अब जो गेहूँ की किस्में बची थी उसमें कीड़े, भारत में उगने वाले कीड़े नहीं नुकसान पहुंचा सकते थे और वो जीवित रहता था। लेकिन जो ड्वार्फ वैरायटी का मैक्सिकन गेहूं बना था उसमें ज़रा भी कीड़ा उसके नज़दीक आ जाए, उसको लगता था बढ़िया खाने को मिल जाए और उसमें लग जाता था और उसको नुकसान पहुंचाता था, वो मर जाता था, उसको बीमारी लग जाती थी। इसका मतलब इसको कीड़े मारने वाली दवा की अब ज़रूरत है जो पहले कभी नहीं थी। इसको कीटनाशक दवाइयाँ चाहिए, अंग्रेजी में पेस्टिसाइड बोलते हैं, और कीटनाशक दवाइयाँ भारत में बनती नहीं थी, बाहर से लानी पड़ेंगी, उसका भी आयात करना पड़ेगा। अभी तो गेहूं का आयात होता था, अब इस नई खेती को करने के लिए हमको कीटनाशक दवाइयों का करना पड़ेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, 7 बारी सिंचाई करनी पड़ेगी। 7 बारी सिंचाई का मतलब पानी लाने का मतलब आपको बिजली से पानी लाना पड़ेगा, चाहे ज़मीन के नीचे का पानी निकालिए, चाहे जो सिंचाई के नहरें बनी हैं नहरों से निकालिए। अगर सीधे नहरों का पानी आ रहा है तब तो आपको नहीं करना पड़ेगा, पर वो भी तो कहीं बांध से आएगा, बांध में भी आपको बिजली लगानी पड़ेगी। और अगर नहरों से पानी निकाल के ला रहे हैं, लिफ्ट इरिगेशन कर रहे हैं, तो भी आपको बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। और नहीं तो अगर ज़मीन के नीचे से निकाल रहे हैं तो आपको कम से कम वहाँ भी बिजली लगेगी। तो आपको चाहे आपको पन बिजली लगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनानी पड़े, चाहे आपको थर्मल पावर लगे, कोयला खर्च करना पड़े, अब आपको नई पूंजी लगानी पड़ेगी, नया उत्पादन करना पड़ेगा। बांधों से जो नुकसान होगा वो तो भारत के पूरी इतिहास का हिस्सा बन गया है। नर्मदा घाटी की लड़ाई बताती है कि बांधों से क्या नुकसान हुआ है, भारी नुकसान देश को हो चुका है, वो अलग बात है, अलग कहानी है। तीसरा जो इसकी ज़रूरत थी वो थी रासायनिक खादों की, केमिकल फर्टिलाइज़र की। क्यों ज़रूरत थी? जो भारतीय किस्म का गेहूँ था वो तो थोड़ा सा भी उसे कुदरती खाद मिल जाए, कुदरती खाद से वो अच्छा उत्पादन दे देता था। बहुत नहीं देता था, बस जितना भी देता था कुदरती खाद से देता था। अब मामला बदल चुका है। अब वो वैरायटी है गेहूं की जो भारत के जीनोम से नहीं निकली, उसमें दूसरा जीनोम शामिल है। इसलिए वो तभी अच्छा पूरा अपना बढ़िया उत्पादन देगा जब उसको रासायनिक खाद मिलेगी। रासायनिक खाद कहाँ से आएगी? देश में पैदा नहीं होती थी। उसका भी आयात अब अमेरिका से होगा, यूरोप से होगा, ऑस्ट्रेलिया से होगा। उसको बनाने के लिए अगर कारखाने भी लगेंगे, उसका फॉस्फोरस अगर लगेगा, फॉस्फोरस बाहर से आएगा। उसमें जो भी कच्चा माल लगेगा वो भी हमको बाहर से लाना पड़ेगा। तो जहाज भर भर के रासायनिक खादों का या रासायनिक खाद बनाने के लिए जो बाकी माल चाहिए उसका बाहर से आयात होने लगा। तो पेस्टिसाइड का, कीटनाशक दवा का आयात, रासायनिक खाद बनाने के लिए उसके कच्चे माल का आयात या रासायनिक खादों का खुद आयात जहाज भर भर के होने लगा। एक नया मामला देश में जुड़ गया। वो बम्बई के, चेन्नई के बंदरगाहों पे जहाज खड़े हो गए रासायनिक खादों के और कीटनाशक दवाओं के। ये सब नई बात थी। इसका भी भुगतान करने का पैसा नहीं था, विदेशी मुद्रा नहीं थी। तो वो भी भुगतान होगा तो PL480 के में रुपया डाल लो या कहीं से आप कर्ज लो, विदेशी मुद्रा का कर्ज लो तो आप उसका भुगतान करो। अब देश के ऊपर कर्ज लदने लगा। पहले वाला कर्ज तो केवल गेहूं लाने का था, वो बहुत बड़ा नहीं था। अब तो रासायनिक खादों का कर्ज, पेस्टिसाइड का कर्ज, ये सब देश के ऊपर लदने लगा और देश पे विदेशी मुद्रा का भारी कर्ज आ गया। आने वाले 60 के दशक के आखिरी 5 साल, 70 के दशक के साल, फिर 80 के दशक के साल हम पे कर्ज लादा गया। पूरा देश कर्जदार हो गया। उसके अगले कई दशकों तक वो कर्ज वापस करना सबसे बड़ी जवाबदेही देश की हो गई। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ है उसका भारी अंश अभी भी बचा हुआ है जो अभी भी वापस करना बाकी है। इसीलिए कहते हैं ना, लगभग 2/3 जो बजट बनता है वो कर्ज वापस करने में चला जाता है। ये तो हुई कर्ज की बात। दूसरी जो समस्या खड़ी हुई है वो इस पूरी आनुवंशिकी, जेनेटिक्स के हिसाब से जुड़ी हुई है। अब मैं एक और बात आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। वो बात यह है, जैसे पंजाब में
पंजाब गेहूं का भंडार था, सारे उस पंजाब से गेहूं सारे देश को पैदा करके भेजा जाता था। तो पंजाब में एक किस्म का गेहूं नहीं होता था, कई किस्म के गेहूं होते थे, अलग अलग किस्म के गेहूं। तो अगर एक कीड़ा ऐसा भी है जो एक किस्म के गेहूं को नुकसान पहुंचा जा सकता है, तो मेरे खेत में वो गेहूं लगा हुआ है, तो मेरे खेत का गेहूं तो खराब हो गया। तो मेरे पड़ोसी का जो खेत है उसमें दूसरे किस्म का गेहूं लगा हुआ है, उसका जीनोम अलग है, उस पर वो वाला कीड़ा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो बचा हुआ है। उसके और बगल का जो गेहूं है उसमें और किसी किस्म का शायद कीड़ा नुकसान भी पहुंचा दे, लेकिन हर एक कीड़ा नहीं पहुंचा सकता है, तो वो भी बच जाएगा। तो जब अलग अलग किस्म के गेहूं लगाए जाएंगे, एक ही गांव के खेतों में अलग अलग खेतों में अलग अलग गेहूं बोया गया है, अलग अलग रकबे हैं गेहूं के, तो किसानों का गेहूं एक को नुकसान भी हो जाए तो बाकी किसानों का गेहूं सुरक्षित है। एक किसान के भी खेतों में 4 प्रकार के गेहूं लगे तो भी वो सुरक्षित है। पर अब एक वैरायटी का गेहूं बनता है, वो सारे पंजाब के किसानों को सप्लाई कर दिया जाता है, सब कृषि विस्तार दफ्तरों से, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिस से सारे पंजाब में फैल जाता है। बाद में उत्तर प्रदेश में फैलता है, मध्य प्रदेश में फैलता है, राजस्थान में फैलता है, उसके बाद दक्षिण भारत में जाना शुरू करता है, महाराष्ट्र में जाता है। एक ही किस्म का गेहूं सब जगह भेजा जा रहा है। एक कीड़ा लगा तो सारा गांव का खेत खत्म, उस पूरे इलाके का खेत खत्म, एक नई समस्या खड़ी हो गई। अब कोई गांव के खेत में बच ही नहीं सकता गेहूं, एक खेत खत्म हुआ तो सब खेत खत्म। तो एक नई आर्थिक समस्या खड़ी हो रही है देश के सामने, जो कभी हमने देखी नहीं, भारत के इतिहास में कभी नहीं देखी। इन सब चीज़ों की ओर हम दोष नहीं दे सकते एक ही सरकार को, क्योंकि चीज़ों को समझने में बहुत समय लगता है, और अगर ये सब नुकसान देश का नहीं हुआ होता तो हम आज भी नहीं समझ पाते। हम अब कम से कम वहाँ तो पहुँचे, हमको मालूम है ये नुकसान हो सकता है। रासायनिक खादें जब बड़ी मात्रा में दी गई तो इसका एक और नुकसान हुआ। शुरू में तो उत्पादन बहुत बढ़ा, पंजाब में उत्पादन बढ़ा, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, मेरे मध्य प्रदेश में उत्पादन बढ़ा। जहाँ पे पहले 1 एकड़ में 9 क्विंटल 10 क्विंटल मुश्किल से पैदा होता था, या 8 ही क्विंटल पैदा होता था 1 एकड़ में, उसमें 1 एकड़ के अंदर 20 क्विंटल 25 क्विंटल पैदा होने लगा। तो सारे किसानों की आंखों में भी लालच आ गया, गजब की बात है, अब मेरे खेत से 20 क्विंटल निकलेगा। लेकिन हम ये भूल गए कि जो उसमें रासायनिक खाद डाली जा रही थी, जो कीटनाशक दवाएं डाली जा रही थी, उसकी भी तो कीमत जुड़ रही है, उसकी कीमत भी जुड़ रही है। जो पानी दिया जा रहा था तो बिजली की कीमत भी जुड़ रही है, तो बिजली की कीमत का बिल, रासायनिक खादों का बिल, कीटनाशक दवाओं का बिल, ये सब अतिरिक्त बिल जुड़ गए, लागत बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई उत्पादन की। तो तब भी उत्पादन बहुत था शुरू में, तो इसके बावजूद जो मुनाफे की मार्जिन थी वो तब भी बनी हुई थी। तो पंजाब के किसानों ने खूब कमाया, मध्य प्रदेश के किसानों ने खूब कमाया, राजस्थान के किसानों ने खूब कमाया। लगा कि अरे साहब गजब हो गया, ये मैक्सिकन गेहूं तो बिल्कुल वरदान हो गया भारत के लिए। पर जैसे जैसे कुछ साल बीते, मुझे मालूम है ये 61-62 की कहानी तो पुरानी हो गई मेरे लिए। जब मैं अमेरिका से PhD करके वापस लौटा देश में, और मैं मध्य प्रदेश के गाँव में पहुँचा, तो मैं जब पहुँचा तो 68-69 का साल था, 1968-69 का। तो वहाँ पे किसानों से ये खबरें मिलने लगी, साहब मिट्टी बर्बाद हो रही है। अरे क्या मतलब? साहब वो रासायनिक खादें डाली ना, यूरिया बहुत डाल दिया, जितना बताया था उसे ज़्यादा डाल दिया गलती से। अरे साहब फॉस्फेट ज़्यादा डाल दिया, तो हमारी तो मिट्टी ख़राब हो रही है। वो खेती अधिकारी बताता है तुमने क्यों डाला? हमने सोचा उत्पादन बढ़ जाएगा ज़्यादा डालने से, तो हमने ज़्यादा डाल दिया। कभी खेती अधिकारी को भी अकल नहीं थी, उसे भी कहा ज़्यादा डाल दो, तो गलत जानकारी से या सही जानकारी के बावजूद लालच में ज़्यादा डाल दिया। और 70 का दशक आते आते पूरे, मुझे याद है होशंगाबाद ज़िला जिसमें खूब गेहूँ पैदा होता था, ज़बरदस्त गेहूँ पैदा होता था, वहाँ की मिट्टी में खबरें आने लगी कि मिट्टी बर्बाद हो गई। वहाँ एक मिट्टी बचाओ आंदोलन शुरू हो गया मिट्टी बचाने के लिए। देश भर में मिट्टी खराब हो रही है, ये खबरें आने लगी। पंजाब की मिट्टी भी खराब हुई, जो प्रॉफिट की मार्जिन थी, मुनाफे की मार्जिन थी पंजाब के किसान की, वो भी गिरने लगी, पर धीरे धीरे गिरी। कभी कभी ऐसा हुआ कि अगर गिर रही है तो सरकार ने रियायत दे दी, उन्होंने कुछ सब्सिडी दे दी, तो रासायनिक खाद थोड़ी सस्ती हो गई। थोड़ा कीटनाशक दवा, पेस्टिसाइड की सब्सिडी दे दी तो वो भी कम हो गया, उसकी लागत कम हो गई, लेकिन आपकी मिट्टी तो खराब हो ही नहीं थी। अंत में तो सब गड़बड़ होनी ही थी ना। आपने जो हमारे पूरे पर्यावरण का, परिवेश का जो संतुलन 5000 सालों से 6000 सालों से खेती के इतिहास में संतुलन बन गया था, बैलेंस बन गया था, वो आपने बर्बाद कर दिया। इसका नुकसान तो हम बहुत बाद में समझे ना,
जब नुकसान हो चुका था तो समझ में आया। तब भी हम मानने को तैयार नहीं थे, तब भी लगा अच्छा ठीक है हम ऐसा करते हैं, ये मिट्टी तो खराब हो गई। तो किसानों ने, बड़े किसानों ने, जिनके पास पैसा था, उन्होंने गरीब किसानों की ज़मीनें खरीदनी शुरू की। तो गरीब किसान तो ड्वार्फ वैरायटी बॉनी किस्म का मैक्सिकन गेहूँ भी नहीं उगाता था, अभी भी वो पुराना गेहूँ उगाता था। उन्होंने तो, उनकी ज़मीन तो कभी ख़राब हुई नहीं थी। वैसे भी वो कैसे उगाते मैक्सिकन किस्म का गेहूँ, क्योंकि उनके पास तो रासायनिक खाद का भी पैसा नहीं था, उनके पास कीटनाशक दवाओं का भी नहीं था। तो उनकी ज़मीन अभी भी तंदुरुस्त थी, दुरुस्त थी, तो उनकी ज़मीनें खरीदने लगे। अब गरीब किसानों की ज़मीन अमीर किसान खरीद रहा है, उसकी अपनी ज़मीन खराब हो गई। अब देखिए एक फैसले ने कितने सारी समस्याएं देश में खड़ी कर दी। खेती का नया संकट खड़ा हो गया। किसान भी कर्जदार हो गया कि उसके पास बार बार इतना पूंजी लगाने का पैसा नहीं था, वो बैंकों के पास जाने लगा। जब किसान साहूकार से थोड़ा बहुत पैसा लेके काम चला लेता था, अब बैंकों के पास जाना पड़ेगा, बड़ा बड़ा कर्ज लेना पड़ेगा। वो कर्ज भी वापस नहीं होगा तो फिर कर्ज उसके ऊपर जमा होने लगा। तो जो आज आप बात सुनते हैं 90 के दशक की जो कहानियां हैं कि किसानों ने बड़ी तादाद में खुदकुशी करनी शुरू की है, आत्महत्या करनी शुरू की है, इसके बीज 60 के दशक में हरित क्रांति में बो दिए गए थे। एक और मैं बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, वो ये है, सवाल उठता है, लोग ईमानदारी से सवाल पूछते हैं कि भाई भारत सरकार ने जो फैसला किया, क्या भारत सरकार के पास कोई विकल्प था, तो कोई दूसरा रास्ता था? देश में तो अकाल पड़ने वाला था और PL 480 में जो पैसा जमा हो गया था उस पर तो कंट्रोल भी भारत सरकार का नहीं था, अमेरिकी सरकार का कंट्रोल था। हम उनको रोक भी नहीं सकते थे। उन्होंने जिस भी कारण से ये मैक्सिकन वैरायटी का जीनोम लगाया, अच्छे इरादे से लगाया, गलत इरादे से लगाया, वो तो अब हमको समझ में आ गया है। हमको कर्ज में डुबो दिया। रासायनिक खाद का जो कारखाने थे उनका मज़े हो गए। अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने खूब रासायनिक खाद पैदा किया, जो भारत उसका खरीदार हो गया। खूब कीटनाशक दवाएं उन्होंने बनाई, भारत उसका खरीदार हो गया। हाँ, यहाँ पे भी बात सुना देनी चाहिए कि याद कीजिए भोपाल का 1984 का गैस कांड, जहरीली गैस कांड, दुनिया के औद्योगिक हादसों में सबसे बड़ा, दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा 1984 का 3 दिसंबर की रात का, जब आधी रात को यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, एक बड़ी भारी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेरिका से आई हुई, वे एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी, उसका ये औद्योगिक हादसा, रात को उनका जहरीली गैस का जो टैंक था फट गया। जो उसमें से गैस निकली सारे भोपाल शहर में फैल गई। जो उसके आसपास झुग्गी झोपड़ियाँ थी वहाँ के लोग मरने शुरू हो गए। 10,000 लोग तो उसी रात को मरे हैं, बाकी जख्मी हो गए। आज भी 5 लाख जनता भोपाल शहर की जो है वो आज भी बीमार है, उसका कोई इलाज नहीं है। ये हादसा क्यों हुआ? यूनियन कार्बाइड का ये प्लांट, ये कारखाना क्यों खोला गया? क्योंकि हरित क्रांति भारत में लाई गई, इसमें कीटनाशक दवाएं थीं, पैदा इसकी ज़रूरत थी। कीटनाशक दवाएं हम नहीं बनाते थे। यूनियन कार्बाइड कीटनाशक दवाएं अमेरिका में बनाता था, उसको बनाना आता था, ये जहर बनाना उसको आता था। तो इस जहर का उत्पादन करने के लिए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन को इजाज़त दी गई भोपाल शहर के बाहरी इलाके में, जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ थीं। उसे वहाँ पर अपना कारखाना खोला 70 के दशक में, 1970s में अपना कारखाना खोला। वो कारखाने के ऊपर ज़्यादा हम निगरानी नहीं रख पाए, क्योंकि हमको भी कीटनाशक दवाएं चाहिए थी। अगर निगरानी रखेंगे और उन पर सारे नियम डालेंगे तो उनकी लागत बढ़ जाएगी। उनकी लागत बढ़ जाएगी तो यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन देश का कल्याण करने के लिए नहीं आई थी, वो पैसा कमाने के लिए आई थी। तो जब उनको लगेगा लागत कम हो रही है तो यूनियन कार्बाइड प्लांट वो बंद कर देंगे। वो यूनियन कार्बाइड से कीटनाशक दवाएँ बनाते रहें, इसलिए बहुत ज़रूरी था उन पर ज़्यादा निगरानी मत रखो। तो सरकार की भी मजबूरी थी, उन्होंने ज़्यादा निगरानी नहीं रखी। निगरानी की कमी के कारण उन्होंने मनमानी करी। जब मनमानी करी तो उनका सारा जो इंस्पेक्शन का सिस्टम था, जो सुरक्षा का इंतज़ाम था, वो कमज़ोर पड़ गया और 3 दिसंबर 1984 को उनका जहरीली गैस का टैंक फट गया। उसका हम अभी भी उसका जो नुकसान हुआ आज भी पूरा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि 5 लाख लोग भोपाल के बीमार हैं। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन पे जब केस किया भारत सरकार ने, तो केस से बचने के लिए भी तौर तरीके निकाले यूनियन कार्बाइड ने। अंत पे मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ आज। जो यूनियन कार्बाइड ने तौर तरीके निकाले, जो चालाकियाँ की, उस चालाकियाँ की और भारत के वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों को, चाहे वो मेडिकल रिसर्च के हों, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिसर्च के हों, उनको सही ढंग से सबूत नहीं इकट्ठे करने दिए गए। और चूँकि सबूत इकट्ठे नहीं हुए, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा 1988 में, 1988 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सबूत मांगे तो सबूत तो बनाए ही नहीं गए, इकट्ठे नहीं किए गए थे। इसलिए यूनियन कार्बाइड केवल थोड़ा सा नाम मात्र पैसा देके बच गया,
नहीं तो यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन का नामो निशान दुनिया से मिट जाता। हम नहीं मिटा पाए क्योंकि हमारे वैज्ञानिक एस्टेब्लिशमेंट को भी, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को भी सबूत इकट्ठे करने की इजाज़त नहीं दी गई यूनियन कार्बाइड के दबाव में। ये बहुराष्ट्रीय पूंजी का जो ये मामला है, इसको हम कभी नहीं अलग कर सकते हरित क्रांति के इस नए मॉडल से, विकास के नए मॉडल से। अब मैं वापस आ रहा हूँ, क्या कोई विकल्प था, कोई वैकल्पिक रास्ता था? हाँ था, बिल्कुल था। वो क्या हमें नहीं मालूम था? हमें भी मालूम था, हमारे देश के वैज्ञानिकों को मालूम था। मैं दो रास्ते बता रहा हूँ। एक रास्ता जो मेरे आंखों के सामने जब मैं विद्यार्थी था तभी हो रहा था। हमारे जो प्लांट फिजियोलॉजी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर आर.डी. असाना, पारसी वैज्ञानिक थे, वो पारसी थे और वो प्लांट फिजियोलॉजी के महारथी थे। तो जब उन्होंने देखा ये नया संकट खड़ा हो रहा है, हमको ज़्यादा उत्पादन करने वाला गेहूँ चाहिए, वो क्रॉस ब्रीडिंग के पक्ष में नहीं थे कि मैक्सिकन जीनोम को क्रॉस ब्रीड किया जाए भारतीय जीनोम के साथ, इसके पक्ष में नहीं थे। तो उनकी जिम्मेदारी थी वैज्ञानिक होने के नाते, भारतीय वैज्ञानिक होने के नाते, फिर विज्ञान के ज़रिए वो एक नया रास्ता खोजें। उन्हें नया रास्ता खोजने के लिए प्रोफेसर असाना ने, हमारी आंखों के सामने की बात है, उन्होंने एक नया मॉडल गेहूं के पौधे का बनाया, एक थ्योरेटिकल मॉडल बनाया, सैद्धांतिक मॉडल खड़ा किया। मुझे याद है वो हमको पढ़ाया करते थे उस सैद्धांतिक मॉडल के सामने। वो इसलिए पढ़ाते थे हमको कि ये एमएससी के विद्यार्थी हैं, युवा दिमाग के लोग हैं। जब वो मॉडल पेश करेंगे तो अपने युवा दिमाग से वो कुछ सवाल पूछेंगे, उस सवाल से अगर कोई उनसे गलती हो रही होगी मॉडल बनाने में, उनको गलती समझ में आ जाएगी, उसको ठीक कर लेंगे। तो उन्होंने, मुझे याद है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर वो मॉडल बनाया एक गेहूं का। उनका इरादा था कि गेहूं में जो पत्ती लगती है वो पत्ती एक कोण के ऊपर ऐसे है, अगर उसका ऐसा वैरायटी चुन ले। गेहूं की तो सैकड़ों किस्मों की वैरायटी भारत में थी, एक ऐसी किस्म की वैरायटी खोज लें जो 5000 साल से बनाई जा रही है, धीरे धीरे बन रही है, वो चुन लें जिसका जो पत्ती का जो कोण है ऐसा नहीं है, ऐसा सीधा पेड़ जा रहा है, पौधा है गेहूं का, वो ऐसा नहीं है, वो झुका हुआ है, वो 45 डिग्री या 40 डिग्री के एंगल पे नहीं है, वो 60 डिग्री के एंगल पे है। तो उसकी ज़्यादा जो सतह है वो सूरज की रोशनी के सामने आ जाएगी, ऐसा होने से कम आती है, ऐसा होने से बढ़ जाएगी। इतना अगर परिवर्तन कर दें तो गेहूं के पौधे की हर पत्ती ज़्यादा सूरज की रोशनी सोखने लगेगी। हम सब जानते हैं सूरज की रोशनी जो पौधा सोखता है, उसको, उसमें जो क्लोरोफिल होता है पौधे में, हरी पत्ती में, क्लोरोफिल से उसकी जो प्रतिक्रिया होती है, उससे क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हवा में, उसको सोख कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। और जो वो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो गेहूं की पत्ती से निकल के उसके अंदर के तने से होके गेहूं की बाली में जाता है और गेहूं की बाली में गेहूं के दाने बनाता है। वो कार्बोहाइड्रेट के दाने होते हैं जो हम खाते हैं, उसकी रोटी बनाते हैं और खाते हैं। इसलिए प्रोफेसर असाना ने हमसे पूछा क्या ऐसा संभव है कि अगर हम उसका कोण बदल लें तो सूरज की रोशनी ज़्यादा सोख पाएगा? हम सब ने कहा बिल्कुल, अकल हमारी भी काम करी, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। तो प्रोफेसर असाना ने बताया कि बाहर जो उनको प्रयोगशाला के लिए खेती के छोटे छोटे प्लॉट मिले हुए हैं, उसमें उन्होंने ऐसे किस्म के गेहूँ चुन लिए हैं जो भारतीय किस्मों से निकले हैं, यहीं से निकले हुए हैं, वो उसमें कोई बाहर का जीनोम नहीं लाया गया है। और इसलिए वो उनको कीटनाशक दवाओं की ज़रूरत नहीं है, उनको रासायनिक खाद की ज़रूरत नहीं है, न कि उनको कीटनाशक दवाई चाहिए न रासायनिक खाद चाहिए। उनको 7 बारी सिंचाई भी नहीं करनी है, वो 4 या 5 बारी सिंचाई करने से उसका जो भी अधिकतम उत्पादन हो सकता है गेहूं का हो जाएगा, पर अब ज़्यादा होगा क्योंकि उन्होंने उसका कोण बदल दिया है, पत्ती का कोण। इतना ही किया और कुछ नहीं किया, कोई बाहर का जीन नहीं लाया गया है। और उन्होंने हमको बाहर जाके दिखाया, देखो ये पत्तियाँ हैं जिसका कोण बदला हुआ, वो अपने देसी किस्म की है जो हमारे यहाँ उगाई जाती है उसी इलाके में, हरियाणा में और दिल्ली के गाँव में, और ये वो है जो मैंने चुना है, इन्हीं में से चुन के निकाला है। सिलेक्शन किया, इसको सिलेक्शन बोलते हैं। ये सिलेक्शन किया है, कोई क्रॉस ब्रीडिंग नहीं हुआ है। जो आज की वैरायटीज़ हैं, किस्में हैं गेहूं की, जो देश में पिछले 5000 सालों से किसान चुनता रहा है, वैज्ञानिक ढंग से अपने आप ही चुनता रहा है, और जो उसको अच्छा लगा उसने उगाना शुरू कर दिया, तो चुनता रहा है। उसी में से एक उन्होंने वो गेहूं का पौधा चुन लिया जिसकी सारी पत्तियाँ ऐसे थी, ऐसे नहीं थी, ऐसे थी, इतना ही फ़र्क था। और इसको चुन के उन्होंने उसके बीज निकाले प्रोफेसर असाना ने, और उन्होंने एक और खेत में बो दिए, एक और क्यारी में बो दिए। उसमें जो गेहूं उगे वो सब ऐसी पत्ती वाले थे, उनके सारे बीज इकट्ठे किए और फिर बो दिए, और इस तरीके से उन्होंने भारी मात्रा में बीज इकट्ठे कर लिए। और उन्होंने प्रस्ताव दिया इसको माना जाए, नहीं माना। रॉकफेलर फाउंडेशन अमेरिका सरकार की प्रतिनिधि भारत में मौजूद थी, वो तो कुछ और करने आई थी, वो भारत में बाजार खोलने आई थी कीटनाशक दवाओं का, पेस्टिसाइड का, रासायनिक खादों का, केमिकल फर्टिलाइज़र का।
वो कहाँ इजाज़त देती। अगर प्रोफेसर अस्थाना का पौधे गेहूँ के पौधे का नया मॉडल और उसके जो बीज तैयार हो गए थे उसको इजाज़त मिल जाती तो रॉकफेलर फाउंडेशन को अपना बोरिया बिस्तर बांध के वापस जाना पड़ता। भारत में उनकी वाली हरित क्रांति नहीं होती और देश कर्ज में नहीं डूबता। भारत के किसानों की मिट्टी खराब नहीं होती। भारत में किसान खुदकुशी नहीं करते, आत्महत्या नहीं करते, कर्ज में नहीं डूबते, तो खुदकुशी भी नहीं करते। क्या होता, एक नई किस्म की वैरायटी उगाई जाती जो धूप है, सूरज की धूप है, उसको ज़्यादा सोखती और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पैदा करती और अच्छा गेहूँ पैदा करती। ठीक है, 25 क्विंटल नहीं करती, 20 क्विंटल नहीं करती, अरे पहले वो 5-6 क्विंटल करती थी, 8-10 क्विंटल तो करेगी। और उसको ज़्यादा सात बारी सिंचाई नहीं चाहिए, इसलिए जहाँ पे थोड़ी बहुत भी बारिश होती है वहाँ भी उगाया जा सकता था। ये दूसरा रास्ता था, इसको दबा दिया गया, इसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। एक और रास्ता था, वो रास्ता ये था कि हम इसी तरीके से भारत में जो गेहूँ उगाया जाता है सैकड़ों किस्मों का, उसमें एक वो किस्म का गेहूँ चुन ले जिसकी 5 क्विंटल की जगह 8 या 9 क्विंटल गेहूँ पैदा कर सकता है बिना ये कोण बदले हुए। उसमें और कुछ गुण हैं जिसके कारण वो ज़्यादा गेहूँ पैदा करता है। ये रास्ता मुझे बाद में समझ, जब हम होशंगाबाद ज़िले में पहुँचे और वहाँ पर जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय है। जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय जो है उसके शोध के लिए, रिसर्च के लिए, खेती में रिसर्च के लिए उनके पास वहाँ ज़मीन नहीं थी जबलपुर में, तो उन्होंने होशंगाबाद ज़िले में शहर के बाहर निकल के एक पवारखेड़ा गांव है, पवारखेड़ा में उन्होंने रिसर्च फार्म, शोध के खेत के लिए ज़मीन दे दी सरकार ने। उन्होंने वहाँ पे शोध का फार्म खोला। वहाँ पर उनके एक प्रोफेसर थे प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स के, जिनका नाम है प्रोफेसर SP सिंह, अब गुजर गए हैं, अब नहीं है। प्रोफेसर SP सिंह ने 70 के दशक में वहाँ पर ये काम शुरू किया कि जो वर्तमान किस्में हैं उसमें से मैं कैसी किस्म निकालेंगे जो ज़्यादा उत्पादन करती है, 5-6 क्विंटल की जगह 8-9 क्विंटल, 10 क्विंटल भी कर देती है। उसको 7 बारी सिंचाई नहीं चाहिए, रासायनिक खाद नहीं चाहिए, उसको कीटनाशक दवाई नहीं चाहिए। कुदरती खाद, गोबर की खाद काम करेगी। उसमें थोड़ा बहुत आप और घास मिला दीजिए मिट्टी में तो उसमें भी वो खाद बन जाएगी, वो काम करेगी। जो तरीके भारत के किसानों को आते हैं उसी में ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा। और अगर आप 3 या 4 बारी सिंचाई दे देंगे तो 8 क्विंटल की जगह वो 10 क्विंटल, 11 क्विंटल भी, 12 क्विंटल भी दे पाएगी। उन्होंने ये सिलेक्शन शुरू किया। पवारखेड़ा के अलग अलग छोटे छोटे खेतों में, क्यारियों में उन्होंने ऐसे बीज चुनने शुरू किए। जब मैं पहुंचा होशंगाबाद शहर में, काम करते करते होशंगाबाद शहर में पहुंचा, ये बात 1971-72 की है। उस समय तो नहीं, उसके 2-3 साल बाद अचानक कहीं प्रोफेसर सिंह मिल गए। उन्होंने मुझे पहचान लिया। अरे तुम यहाँ कैसे? तो मैंने नहीं पहचाना था, मैं भूल गया था। तो उन्होंने याद दिलाया, अरे भाई मैं तो जब तुम MSc कर रहे थे एग्रीकल्चर में, उस समय मैं वहाँ पर PhD कर रहा था एग्रीकल्चर में। मैं प्रोफेसर स्वामीनाथन का ही विद्यार्थी था जो तुमको पढ़ाया करते थे। मैंने उन्हीं से प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स सीखी है। तो अब मैं यहाँ प्रोफेसर हूँ। तो मुझे याद आ गया, प्रोफेसर SP सिंह का नाम भी याद आ गया है। तो वो बोले मैं यहाँ प्रोफेसर हूँ जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय में, और मैं नहीं मानता कि हमको कभी मैक्सिकन जीनोम के साथ क्रॉस ब्रीडिंग करनी चाहिए थी। इसलिए मैंने नया फैसला किया है, मैंने सिलेक्शन शुरू कर दिया है। और देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, ये नर्मदा 1 वैरायटी ये 6 क्विंटल देती है, ये नर्मदा 2 वैरायटी ये 6.5 क्विंटल देती है, नर्मदा 3 वैरायटी ये 8 क्विंटल देती है, ये नर्मदा 8 वैरायटी ये 9 क्विंटल देती है। ये देखो ये नर्मदा 10 वैरायटी, नर्मदा 10 इसका नाम दिया है मैंने, ये 11 क्विंटल देती है। तो केवल 4 बारी 5 बारी सिंचाई चाहिए, कोई रासायनिक खाद नहीं चाहिए, कोई कीटनाशक दवाई नहीं चाहिए। देखिए कहानी बस यहीं पे मैं ख़त्म करूँगा ये वाली कहानी। प्रोफेसर सिंह ने ये जो नए वैरायटी के गेहूँ पैदा किए, बनाए, तो उस समय तक भारत सरकार नई नई वैरायटी के गेहूँ के प्रति बहुत सचेत हो गई थी। उनको लगता था ये भारत की सुरक्षा का मामला है, सिक्योरिटी का मामला है। तो जो भारतीय कृषि पर नज़र रखने के लिए एक परिषद बनी थी केंद्रीय सरकार की, उसका नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR, ये एक तरह की रेगुलेटिंग एजेंसी थी और साथ में ग्रांट देने वाली भी, रिसर्च के लिए अनुदान देने वाली भी एजेंसी थी। ICAR उस पूरे अमेरिकी पूंजीवाद के प्रभाव में ही थी और हम उनके कर्जदार बनी चुके थे, वैसे ही हम लाचार हो रहे थे। तो उनका काम था
कि जो हरित क्रांति का मॉडल विकसित हो चुका है उसी के समर्थन में काम करना। इसलिए ऐसे ही नए जेनेटिक वैरायटीज किस्म बनाने देना जो उसी प्रकार के होंगे। अब केवल बात गेहूं की नहीं थी, वो धान की भी थी। तो धान के भी बौनी किस्म के धान भी पैदा हो गए थे इसी तरीके से जिस तरीके से गेहूं का पैदा हुआ था। तो वो ऐसी ही किस्मों के बीजों को की इजाज़त देते थे जो उस हरित क्रांति के मॉडल के लिए बनाए जाते थे। जो प्रोफेसर अस्थाना वाला मॉडल था उनको स्वीकार नहीं था। प्रोफेसर SP सिंह का जो मॉडल था नर्मदा के नाम की 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक या 11 नंबर तक की वैरायटियों का, वो भी स्वीकार नहीं था कि उसको भी रासायनिक खाद नहीं चाहिए था, उसको भी कीटनाशक दवाई नहीं चाहिए थी, 7 बारी सिंचाई नहीं चाहिए थी। तो ये तो पूंजीवाद का हिस्सा नहीं बन पाएगा ना। ये अमेरिकी पूंजीवाद के कंट्रोल में भी नहीं रहेगा, अमेरिकी साम्राज्यवाद से भी मुक्त रहेगा, ये देश को कर्जदार नहीं बनाएगा, ये मंजूर नहीं था। इसलिए प्रोफेसर सिंह ने जो वैरायटी बना के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की जो कमेटी थी उसका नाम था जेनेटिक असेसमेंट कमेटी, ऐसा ही कुछ नाम था, मैं GAC बोलते थे या जेनेटिक रेगुलेशन कमेटी GRC बोलते होंगे, जो भी नाम था उसका, उन्होंने उस कमेटी को भेजे कि ये इसके गुण हैं, इसके फोटोग्राफ भेजे, इसका डेटा भेजा, इसके अप्रूवल दी जाए, इसकी स्वीकृति की गई। स्वीकृति नहीं मिली। हमने अपने खेतों में प्रोफेसर सिंह से नर्मदा वैरायटी का गेहूँ लेके उगाया और खूब सफल हुआ और किसानों को बांट दिया, उनके यहाँ सफल हुआ, जहाँ जहाँ वो गेहूँ गया सब जगह सफल हुआ। लेकिन उसको आधिकारिक रूप से जो पूरा ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि विस्तार का पूरा ब्लॉक लेवल तक का तंत्र खड़ा हो गया है, उसके ज़रिए नहीं फैलाया जाएगा, उसकी अनुमति नहीं मिली, इसलिए वो मामला वहीं ख़त्म हो गया। मैं आ रहा हूँ, यही जो तरीका प्रोफेसर सिंह ने अपनाया था वो एक और तरीके से डॉक्टर रिचारिया ने, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ है, उस समय तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो उस समय का पूर्वी मध्य प्रदेश या आज का छत्तीसगढ़, वो रायपुर में कृषि विज्ञान के प्रोफेसर थे प्रोफेसर रिचारिया। उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया सिलेक्शन का। उन्होंने खेती में उगाने वाला काम जो प्रोफेसर सिंह ने किया था उन्होंने भी किया, उन्होंने एक नए रास्ते से किया। उन्होंने देश भर में घूम के धान की जितनी किस्में थी उसके बीज इकट्ठे किए, बहुत संजीदगी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत प्यार के साथ, किसानों से प्यार के साथ, देश के प्यार के साथ उन्होंने बीज इकट्ठे किए। सैकड़ों किस्मों के बीज उन्होंने इकट्ठे किए, उनको संभाल के रखा, उनको प्लास्टिक की थैलियों में रखा, कीड़ों से बचाया, सब बचा के बीज रखे। पूरा एक संग्रहालय, म्यूजियम बीजों का रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में खड़ा कर दिया। उसके बारे में लेख लिखने शुरू किए, उसके बारे में खबरें फैलने लगी कि डॉक्टर रिचारिया के पास तो खजाना है जो 5000 साल से जीनोम, धान का जीन का पूरा संग्रह, एक धान की वैरायटी का किस्मों का इकट्ठा हो रहा था 5000 साल से। देश के किसान विकसित कर रहे थे, उड़ीसा के किसान, तमिलनाडु के किसान, केरल के किसान, आंध्र प्रदेश के किसान, बंगाल के किसान, आसाम के किसान, जो देश के किसानों ने खड़ा किया था, धान का जीनोम का पूरा एक भंडार खड़ा किया था, वो रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर रिचारिया के म्यूजियम में खड़ा था, इकट्ठा था। इस पे अंतर्राष्ट्रीय नज़रें पड़ गई, अंतर्राष्ट्रीय नज़रें पड़ी, इस पे अंतर्राष्ट्रीय नज़रें पड़ी। फिलीपीन जो देश है, फिलीपीन देश में अमेरिकी पूंजी से, अमेरिकी कंट्रोल में एक अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र खोला गया था। मैं आगे बढ़ूं? हाँ, फिलीपींस में उसकी राजधानी मनीला में एक अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र खोला गया, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र। और उसमें 80 के दशक तक तो हमेशा अमेरिकी वैज्ञानिक ही रहे, पर एक समय आया, मुझे वो समय याद नहीं आ रहा है, एक समय आया जब जो हमारी ICAR थी, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके महानिदेशक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन उसके महानिदेशक थे, उसके डायरेक्टर जनरल थे। उनको न्योता आया, आप इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट के महानिदेशक बन जाइए। तो वो चले गए, वो मनीला चले गए, इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट के वो महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बने, जो अमेरिकी कंट्रोल में थी। और उस इंस्टीट्यूट की नज़र डॉक्टर रिचारिया के इस धनाढ्य खजाने पर थी, धान के जीनोम का खजाना, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना,
ये सदियों तक रह सकते हैं, इनको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। जब ज़रूरत पड़ेगी इस किस्म का धान चाहिए, उस किस्म का चाहिए, तो डॉक्टर रिचारिया के खजाने से निकाल लो। पता नहीं उसमें क्या हुआ, वो बारीकियां मेरे पास नहीं है। मैं केवल उसका जो आखिरी हिस्सा वो जानता हूँ, जो अब देश के किसानों से, देश की जनता के साथ साझा कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम बारीकियां क्या थी। अचानक डॉक्टर रिचारिया को आदेश आता है भारत सरकार से और बीच बरास्ता मध्य प्रदेश सरकार से ये हुक्म आता है कि रायपुर कृषि विश्वविद्यालय में जो आपने धान का जीरो में इकट्ठा किया है उसको पैक करो, वो मनीला भेजा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र को। डॉक्टर रिचारिया ने बहुत विद्रोह किया, विरोध किया, चिट्ठियाँ लिखी, उनके समर्थन में लोग खड़े हो गए, लोगों ने धरने दिए, रैलियाँ निकाली, लेख लिखे गए इसके खिलाफ, ये नहीं जाना चाहिए भारत से बाहर, पर कोई रोक नहीं पाया। डॉक्टर रिचारिया लाचार हो गए, उनको देना पड़ा। उनके जीवन भर की उनकी कमाई नहीं है, भारत के किसानों की 5000 साल की कमाई, जिसको संजो के रख लिया था डॉक्टर रिचारिया ने देश की अगली पीढ़ियों के लिए, ताकि देश को कभी कर्जदार न बनना पड़े धान के नाम पर, उनको अच्छा धान हमेशा मिलता रहे। वो जो खजाना था वो बाकायदा जो भी तरीका होगा, वैज्ञानिक तरीका, उसे पैकिंग करके उसको विदा कर दिया गया। वो हवाई जहाज में विदा करके मनीला पहुंच गया, देश के कंट्रोल से बाहर हो गया, अब नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब बाद में डॉक्टर रिचारिया को पद्मश्री देते हैं, पद्म विभूषण देते हैं, पता नहीं उनको कि मिला होगा नहीं मिला होगा, दिया भी जा सकता है, मिला भी होगा, हमको उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है उस इंसान ने, उस देशी वैज्ञानिक ने, देश प्रेमी वैज्ञानिक ने जो काम किया, उसको हम लोग उसको इज्जत नहीं दे पाए, उसको संभाल नहीं पाए। कहानी